नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में राजनीतिक दलों के भीतर भाई भतीजावाद भी बढ़ता ही चला जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इसमें एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। जहां कांग्रेस के बड़े दिग्गज अपने परिवारजनों के लिए टिकट का दबाव बनाने लगे हैं, तो वहीं बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। बीजेपी में भी नेताओं ने अपने परिजनों के लिए टिकट की दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये कि क्या भाई भतीजावाद पर टिकी है पार्टियां? काम पर नहीं, परिवार पर क्यों है भरोसा? नेताओं से पूछेंगे उत्तराखंड के सवाल, लेकिन पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में भले ही कार्यकर्ताओं को सम्मान दिए जाने के बड़े बड़े दावे होते रहे हो, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो कार्यकर्ताओं से ज्यादा परिवार की तरफ नेताओं की नजरें होती हैं, जिसके चलते तमाम कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। अब उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर अभी से ही राजनेताओं ने अपने परिवारों के लिए टिकट की जोड़-तोड़ शुरू कर दी है। पार्टी के भीतर बढ़ते भाई भतीजावाद को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि राजनीति में सक्रिय लोगों को टिकट की दावेदारी करनी भी चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है। पार्टी में दावेदारी करना तो कौन सी बड़ी बात है, सबको करना चाहिए जो लड़ना चाहता है राजनीति में। बाकी कल प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में एक बड़ा कहा भी स्पष्ट, हमारी पार्टी परिवारवाद पर विश्वास नहीं करती राजनीति में, लेकिन ये सही है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में योग्य है और परिवार से है तो उसकी योग्यता के अनुसार पार्टी में स्थान लेता है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री जोशी ने कहा कि राजनीतिक दलों में लगातार परिवारवाद बढ़ रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद लंबे समय से पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर भी विपरीत असर पड़ता है। ऐसे में इन नेताओं को खुद भी ऐसे मामले में गंभीरता लाने की जरूरत है, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ना गिरे। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। भाई भतीजावाद है, लोगों को परिवारवाद है, ये चीज़ें कुछ दो पार्टियों में पनप रही हैं, निश्चित रूप से पनप रही हैं। भाजपा भी उससे अछूती नहीं है। जो भाजपा बार बार हम पर आरोप लगाती है, लेकिन भाजपा ने भी उसका बहुत कुछ उपयोग किया है, अपने परिवार के लोगों को टिकट बांटा है। और मेरा तो यही कहना है कि इससे निश्चित रूप से जो लोग लंबे समय से काम करते रहते हैं उनकी भावनाओं पर विपरीत असर पड़ता है और वो कुंठित होते हैं और उनको नुकसान होता है। दोनों ही राष्ट्रीय दल भाई भतीजावाद को लेकर भले ही अलग अलग तर्क दे रहे हों, लेकिन इन सब के बीच कार्यकर्ताओं की अनदेखी हमेशा से ही होती रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में पार्टी भाई भतीजावाद से कितनी दूरी बनाकर टिकटों का आवंटन करती है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से सौरभ भाटिया की रिपोर्ट। तो परिवारवाद की पॉलिटिक्स यानी कि उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। नेताओं से सवाल करेंगे कि उनकी पार्टी क्यों महत्व देती है। हमारे साथ नेता जुड़ गए हैं तमाम पार्टियों के। स्वागत करते हैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरपी रतोड़ी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। शादाब शम्स जी, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है शादाब जी। और आप जी हाँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आपके अमित जोशी जी। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे करूं। अमित जी, कांग्रेस बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? बिल्कुल दे रही है मैडम। कांग्रेस और भाजपा के पास आज एक विजन है कि जो नेता का बेटा है वही नेता बने। जो आम आदमी है वो कहीं न कहीं पर बिल्कुल अपने अपने रोजी रोटी के जाल में ऐसा फंस जाए, ऐसा मर जाए कि वो कोई सोच ना सके। आपके पास एग्जाम्पल है। आप देखिए, बीजेपी की अगर बात करूं
तो बीजेपी के जितने प्रदेश के बड़े नेता हैं, गणेश जोशी जी हैं, उनकी बेटी नेहा जोशी जी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन चुकी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, उनके बेटे पंकज सिंह जी काम कर रहे हैं, यहाँ पर बंशीधर भगत जी हैं जो मंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे विकास भगत भाजपा में बैठे हुए हैं, हरभजन सिंह जी के बेटे अभी दावेदारी कर रहे हैं काशीपुर से, हरबंश कपूर जी के बेटे उनकी जगह विरासत संभालने को तैयार बैठे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर आप देखें यशपाल आर्या भी भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, दोनों बाप बेटे दोनों विधायक रहे हैं। आपको पता है कि किस तरीके से भाजपा कांग्रेस कभी इधर कभी उधर करते हैं। साथ साथ हरीश रावत जी का अपना जो प्रेम रहा है, उनके बेटे और उनकी सुपुत्री जो है अनुपमा जी है, उनके साथ रहता है, उनका बेटा है जो कटीमा से दावेदारी कर रहे हैं। इंदिरा हृदय जी का केस आप जानते हैं, सुखम सिंह जी अपने बेटे अभिषेक को लेकर के लगे हुए हैं। मतलब प्रदेश के अंदर जो नौजवान बैठे हैं उनके लिए कोई विकल्प नहीं है जी, नौकरी है नहीं, बिजनेस है नहीं, कारोबार है नहीं, राजनीति में कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबको अपने अपने बच्चों को सेट करना है, ये कहानी इस तरह प्रदेश की। ठीक है, बीजेपी की तरफ से अब जवाब लेते हैं। शादाब शमजी, कांग्रेस पर तो हमेशा आप लोग निशाना साधते हैं, परिवारवाद की पार्टी है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये परिवारवाद खतरा है। अब बीजेपी को क्या हो गया है? देखिए, दिक्कत इस बात की है कि समझ में नहीं आ रहा है विपक्ष की कि अटैक कैसे करें। भाई, परिवारवाद की परिभाषा समझ लीजिए पहले, कि जब एक व्यक्ति को, नाकाबिल व्यक्ति को काबिलियत के नाम पे इसलिए बढ़ा दिया जाए कि वो परिवार का सदस्य है, तो समझ लीजिए परिवारवाद हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि हम सब लोग जानते हैं कि गांधी परिवार में विरासत चल रही है और उस विरासत में अगर काबिल हो कि नहीं हो राहुल गांधी, लेकिन अध्यक्ष वो ही बनेंगे। प्रियंका गांधी काबिल हो कि नहीं हो, प्रभारी वही बनेंगी, महामंत्री अध्यक्ष उन्होंने ही बनना है। उनके बच्चे काबिल हो कि ना हो, अध्यक्ष उन्हीं को बनना है। ये होता है परिवारवाद। और भारतीय जनता पार्टी का एक एग्जाम्पल दे रहे थे वो आम आदमी पार्टी वाले हमारे मित्र, तो कह रहे थे बंशीधर भगत जी के बेटे, हरबंश कपूर जी के बेटे। अभी क्या दिया हरबंश कपूर जी के बेटे को हमने? क्या है बंशीधर भगत जी के बेटे? नाम तक तो लोगों को पता नहीं है। और एक कार्यकर्ता है, हमारी विचारधारा का हमारा कार्यकर्ता है, अगर हम किसी काबिल कार्यकर्ता का हक मार के उसे देते हैं तो ये परिवारवाद होता है। लेकिन अगर हम काबिल कार्यकर्ताओं में compete करते हैं और ये पता चलता है कि ये फला लड़का है और ये आगे निकल सकता है, जैसे नेहा जोशी है, नेहा जोशी युवा उसमें गई, युवा मोर्चा में, और युवा मोर्चा में उसने अपने आप को दिल्ली में स्थापित किया, लगा यार इस लड़की में दम है तो आगे बढ़ सकती है। ये कोई एग्जाम्पल नहीं हुआ कि आप इसे परिवारवाद से जोड़ेंगे। अगर आपके अंदर काबिलियत है, किसी के भी बेटे हो, किसी के भाई हो, या आपके लिए अभिशाप नहीं है, लेकिन किसी का हक मार के अगर आपको दिया जाए तो वो ये मान लिया जाए रजनी जी कि वो अन्याय हो रहा है। और वो अन्याय कांग्रेस में होता है। वो अन्याय अभी आम आदमी पार्टी बता रही थी, किस मुद्दे के साथ आम आदमी पार्टी आई थी कि हम टोयोटा वाले नहीं, हम तो ऑटो वाले, ऑटो में चलेंगे, हम बंगलों में नहीं रहेंगे, हम अपने सामान्य घरों में घूमेंगे। अब कहा, अब तो 5 स्टार से नीचे बात नहीं हो रही। आप लोग के सवाल जवाब होंगे सर, लेकिन क्योंकि सबको बोलने का मौका थोड़ा दिया जाना चाहिए, तो अब थोड़ा सा कांग्रेस पर इतने आपने सवाल दाग दिया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, हम जवाब दें या फिर पहले इस मुद्दे पर बात करें। आरपी जी बोलिए। जी कहिए। सवाल इतने सारे तो कर दिए हैं सर, जवाब किससे शुरुआत करेंगे? आपसे करेंगे या बीजेपी के जो लोग? डेफिनेशन बताई उन्होंने और वो सुटेबल आपके पार्टी पर होती है, ये भी कह दिया शादाब जी ने। तो अब देखिए, कांग्रेस के साथ ये परिवारवाद की बात करेंगे ही। आम आदमी पार्टी जिसका इतिहास ही अभी चंद दिनों का है, तो क्या परिवारवाद की बात करेंगे? भाई, जो अब जिसका जन्म ही अभी हुआ 5-6 साल पहले, उसका परिवार ही नहीं है, तो परिवारवाद की बात क्या करेगा? अच्छा, इनको तो दूसरे के घर में ही झांकना पड़ेगा ना। अब 136 साल पुरानी पार्टी है, उसके निश्चित तौर पर क्या उत्तराखंड में भी नेहरू परिवार का बेटा मुख्यमंत्री बन रहा, राजस्थान में उत्तराखंड में नेहरू परिवार का? अरे ये सवाल परिवारवाद की बातें करना, ये इसका मतलब अपनी कमजोरी को झांकना है। आप अनावश्यक रूप से हमारे जितने भी राज्यों में 60 साल तक रहे, क्या नेहरू परिवार सब जगह मुख्यमंत्री रहा? अरे भाई, हमारे 58 और 60 अध्यक्ष बने केंद्र के, 5 ही तो नेहरू परिवार के हैं, बाकी तो अदर अन्य परिवारों के हैं। हमारे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, क्या ये नेहरू परिवार के हैं? 10 साल तक
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। सवाल ये है कि अपने अंदर वो झांके, कम से कम आम आदमी पार्टी जिसका अभी कुनवई नहीं जुड़ा, जिसका अभी कोई बर्तन ही नहीं जुड़ा, वो परिवारवाद की बात करेगा। अरे भाई, जिसका 7 साल का अभी जन्म ही 7 साल का है, इसको सर जिसने जन्म लिया उसने आपको 0 पर समेट दिया। सर दिल्ली में 0 कर दिया आपको। अब आप बताएंगे 0 पे समेट लिया, 0 कहाँ पर आएंगे, कहाँ समेटा 0 पे? दिल्ली में कितनी सीट चलिए दिल्ली की सियासत छोड़िए, दिल्ली की सियासत छोड़िए, हम परिवारवाद पर बात कर रहे हैं, ठीक है। आप क्यों आरपी जी, दिल्ली में समेट दिया? आरपी जी, अरे राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, हमारी अन्य प्रदेशों में सरकार ठीक है, आप नहीं जवाब दे दीजिए फिर। आप जिसे छोटा कह रहे हैं, नई राजनीतिक पार्टी कह रहे हैं, 5-6 साल की अभी जन्म ही हुआ है। मैं कह रहा हूँ कितनी सीटें मिली थी आपकी दिल्ली में? वो परिवारवाद की बात क्या कर रहा? जिसका जन्मी वो विषय वो अलग है, जो आप कह रही हैं तो आप घुमा रही हैं। फिर इनको बोलो कि पंजाब में इनका क्या है, चलिए इनका राजस्थान में क्या है, पंजाब इनका दिल्ली महाराष्ट्र में क्या छोड़कर है? हम उत्तराखंड में आते हैं। आरपी जी अब तो ये उत्तराखंड बताइए, में इनका क्या है? आरपी जी ये बताइए कि क्या यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, टिकट पर माथापच्ची हो रही है, तो क्या नेताओं के बेटों को टिकट दिया जाएगा? उन कार्यकर्ताओं को क्या होगा जो आस लगाए बैठे हैं? देखिए, नेताओं का बच्चा अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं में, पार्टियों में भाग लेता हो तो उसका गुनाह है क्या? अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता है और पार्टी को समय देता है और पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेता है, तो ये उसका गुनाह कि उस परिवार में जन्म लिया। तो फिर तो आप कहेंगे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बना? अरे सर, गुनाह की बात नहीं है। आप यशपाल आर्य को ले लीजिए, पहले चुनाव के पहले बीजेपी में चले जाते हैं, वो यहाँ लौट कर आ रहे हैं। अब नैनीताल सीट से तो आपके ही लोग खड़े हो रहे हैं ना, दावेदारी नैनीताल सीट से बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो विधायक बना कि नहीं बना? तो वो नैनीताल, वो ठीक है, वापस आ गए, अब फिर से उसी सीट से लड़वाएंगे आप? क्योंकि नैनीताल से बात करें, ये हम आपको बताएंगे, आपके चैनल को बताएंगे, ये तो हमारा रणनीति अपनी। अरे सर सुन तो लीजिए, नैनीताल सीट से संजीव सैद 3 कद्दावर नेता अब दावेदारी कर रहे हैं, सरिता आ रहे हैं, हेम आ रहे हैं। सवाल ये, यही तो खासियत है कि पार्टी में इतनी लोगों की इच्छा है कि 8-8 और 10-10 कैंडिडेट है। इसका मतलब लोगों का लगाव है उस पार्टी के प्रति। इच्छा तो सबकी है सर, आपकी भी इच्छा होगी, लेकिन इच्छाओं को मारा जाएगा या फिर सिर आंखों पर लिया जाएगा? 70 विधानसभा की है और 700 नेता हैं, 700 को विधायक नहीं बनाया जाएगा, चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। बनने तो 70 ही विधायक है। ठीक है, लौट रही हूँ मैं आपके पास। बीजेपी क्योंकि आप पर हमेशा सवाल करती है, शादाब जी है तो उनसे सवाल तो बनता ही है। शादाब जी, कुमार प्रणव चैंपियन ये कह चुके हैं कि खानपुर से उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी या फिर उन्हें लड़वाया जाए, वो मुद्दा ले लीजिए आप, या फिर हरक सिंह रावत का ले लीजिए, उनकी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं, कोई लाल कुआं से मांग रहा है, कोई आपके विधायक भी इसको लेकर नाराजगी जता चुके हैं अनुकृति को लेकर। आप लोग कैसे निपटेंगे सर? देखिए रजनी, हमें 2 बात समझना पड़ेगा। एक कि ये पार्टी वो पार्टी है कि गरीब घर के बेटे को लाके और देश का प्रधानमंत्री बना देती है, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है। रामनाथ कोविंद के न पिताजी कभी राजनीति में रहे होंगे और न किसी परिवार के व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा। जेपी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुना है क्या कि उनके कौन परिवार से राजनीति में था? योगी आदित्यनाथ, उनके परिवार उत्तराखंड में रहता है, बता दीजिए कोई राजनीति में हो तो। मेरी पार्टी काम करने वाले कार्यकर्ता को आगे लाती है और उसको उसका अधिकार देती है। सर तो देखिए ना, फर्क है। आपके विधायक नाराज है, लैंड्स डाउन जहां से अनुकृति गुसाई की बात हो रही है, विधायक नाराज है, दिलीप सिंह गुस्सा हो चुके हैं, विरोध कर चुके हैं, मैं विधायक हूं, मैंने यहाँ अच्छा काम किया, मुझे टिकट मिले। जी, मैं उसी पे आ रहा था रजनी। मैं ये कह रहा था, मेरे यहाँ 5 रुपए का अगर कोई सदस्य है, मिस कॉल का कोई सदस्य है, उसको भी अधिकार है कि वो टिकट मांगे। अगर अनुकृति रावत टिकट मांग रही तो कोई बुराई नहीं है, हर व्यक्ति टिकट मांग सकता है, लेकिन टिकट देना ना देना ये मेरे संगठन का अधिकार है, मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, जहाँ चीजें तय होंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, प्रणव चैंपियन के बारे में क्या कहेंगे? वो अपनी पत्नी के लिए, कोई अपनी बहू के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने कहा, अगर सपोज कीजिए एक व्यक्ति ये कहे भाई मैं राजनीति में थक गया हूं, मैं नहीं करना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जगह, मेरी अपनी जगह, ये नहीं कि मुझे भी दो और मेरे बेटे को भी दो, नहीं,
मेरी जगह मैं चाहता हूं कि हमने जो सेवा की है वो सेवा भाव चलता रहे और मेरी अगली जनरेशन इस काम को संभाले। अगर वो लायक है तो मेरी पार्टी उसके ऊपर विचार करती है। मतलब जनरेशन आपने डाल दिया ना सर, आप खुद ही फंस गए अपनी बात पर। अरे भाई दूसरा कार्यकर्ता भी तो लाइन में लगा हुआ है, आप क्या चाह रहे हैं कि उसका काम रजनी यार समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर नहीं समझना है फिर तो बात अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि वो भी विचार करेगी पार्टी कि क्या ये दूसरे कार्यकर्ता से बेहतर है या ये सिर्फ अपने पिता के नाम पे या पति के नाम पे या पत्नी के नाम पे आगे आना चाहता है। ये मेरी पार्टी हाईकमान तय करता है और मैं ये जानता हूं कि मेरी पार्टी ने कभी मेरे कार्यकर्ताओं का हक नहीं मारा। बहुत अच्छे वक्ता है आप, बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत ही अच्छे वक्ता है। सवाल का जवाब मैं आपसे एक लूंगी, आप मुझे बताइएगा कि कब ऐसा हुआ है, एक तरफ नेता का बेटा हो या नेता का बहू हो या कोई, और एक तरफ मामूली सा कार्यकर्ता हो। आप मुझे बताइएगा जरूर उदाहरण। मैं पहले आपके पास जाऊंगी, ठीक है? बहुत अच्छे प्रवक्ता है क्योंकि आप। हाँ अमित जी, आप क्या बोलेंगे? सुन लिया आपने दोनों नेताओं की बातें? मैडम मैं दो बातें एक साथ बोल रहा हूँ। देखिए एक बात बता दीजिए मुझे कि इस प्रदेश के अंदर जो राजनीति आती है, विजय बहुगुणा का विधायक है, यशपाल आलिया कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी बीजेपी में रहते हैं, आम कार्यकर्ताओं का हक बांटते हैं। अभी सादा संत कह रहे थे कि नेहा जोशी जो है बहुत प्रखर वक्ता हैं, विकास भगत बहुत टैलेंटेड हैं, क्या इनको और कोई लोग नहीं मिल रहे हैं क्या? ये अपने कार्यकर्ताओं का हक मार के नेता पुत्रों को एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पूरे प्रदेश के अंदर। आज पड़ोसी कैंपेन की बात करी आपने, हरक सिंह रावत जी अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं। मतलब हरभजन सिंह चीमा जी काशीपुर के, वो भी कह रहे हैं कि भाई मैं बूढ़ा हो गया, मेरा बेटा करेगा। हरवंश कपूर जी कह रहे हैं सबके सपने हैं, सबके सपने हैं कि भाई हमने जो किया है अब हमारा बेटा बहू पत्नी करे। मतलब ये है कि पूरे प्रदेश को और ऊपर से सादा संत के बयान से बड़ी आपत्ति है। सुनिएगा मैडम, सादा संत के बयान से बड़ी आपत्ति है। उन्होंने अभी एक बयान में ये बोला कि इस पार्टी ने एक गरीब परिवार के बेटे को राष्ट्रपति बनाया। महामहिम राष्ट्रपति के बारे में बोलने वाले ये कौन होते हैं? क्या भारत का संविधान कोई अलाउ करता है? क्या इन्होंने बनाया है? क्या ऑफिशियल बयान है इनका? ये एक महामहिम राष्ट्रपति भारतवर्ष के, उनको ये बोल सकते हैं गरीब के बच्चे को हमने बनाया? क्या भारत का राष्ट्रपति इनकी बीजेपी पार्टी का है? इनसे पूछिए एक बार। चलिए जवाब दीजिए शादाब जी। इन्होंने बोला अभी शासन में महामहिम राष्ट्रपति को एक गरीब परिवार के बच्चे को हमने राष्ट्रपति बनाया। बिल्कुल बनाया, बिल्कुल बनाया। मेरी विचारधारा मेरी पार्टी सुनिए भाई, ये बताइए, आपने सुनिए, उत्तर लीजिए ना, बोलिए, स्पष्ट कीजिए, वक्तव्य करिए, बताइए। मैंने भारतवर्ष के राष्ट्रपति पार्टी के बताता हूँ। इन्होंने कहा कि बंसीधर भगत जी के बेटे टिकट मांग रहे हैं। आपने ये बोला राष्ट्रपति आपकी पार्टी ऐसे ड्रामा मत करो ना, चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए। सुनिए आराम से, प्रश्न पूछा है तो उत्तर लेने का तब नहीं तो घर पे बैठ के अकेले अपनी बयानबाजी करते रहो, ये ड्रामेबाजी मत करो ना, ये चिल्लम चिल्ली। अरे ड्रामा मत करो ना, आपको बोलने की हैसियत में नहीं है आप लोग ना, जी बोलने की हैसियत में नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ खामोशी से सुनिए। आपका मंगल हमने दिल्ली में देख लिया, हमें मत समझाओ, हमें मत समझाओ कौन कितने पानी में है, हमें मत समझाओ, हमें मत समझाओ, गरीब परिवार का बच्चा क्यों मैं सिसोदिया का मनीष सिसोदिया से क्या संबंध है? मत समझाओ, चुप रहिए, कहानी मत बताइए, बात को समझो। ये भारत की बात है। चलिए नेता इस तरीके से बात कर रहे हैं, शायद जनता समझ नहीं पाएगी, इसलिए डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। शादाब जी शुक्रिया आपका, आरपी राठौड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमित जोशी भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सवाल वही का वहीं रह गया, परिवारवाद की ये पॉलिटिक्स कौन सी पार्टी इसे रोकेगी या फिर विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ये सब कुछ देखने को मिलेगा। खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहे इंडिया वॉइस के साथ, खबरें जारी रहेंगी।